अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो वो बेटी को तालीम दिलवाए। तो ये बच्चे जो तालीम ले रहे हैं उसके साथ साथ स्किल में महारत हासिल करेंगे जो आगे उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। NIOS वालों के लिए खुद हैरत है कि उनका आमतौर से रिजल्ट होता है 43%, 44%। हम लाए हैं रिजल्ट जो है हमारे 5 वर्षों के तो 100% रिजल्ट। कोई चीज़ रुए ज़मीन पे ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वो कुदरत हासिल नहीं कर सकते, महारत हासिल नहीं कर सकते, कमाल हासिल नहीं कर सकते और अपना जलवा नहीं दिखा सकते। मेरी लाइफ का एम एक ही है, हर घर में तालीम याफ्ता माँ मांगता है। हमारे मदरसे के अंदर हमें दुनियावी तालीम भी दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी, साइंस भी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। एक आलिम है तो उसके लिए भी साइंस उतनी ही अहम है जो कि साइंस किसी और के लिए जितनी अहम है। इनको मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ाने का अगर जॉब मिलता है तो कितनी मस्जिदें होंगी और बाकी के लोग क्या करेंगे? अब जो आलिम बनेगा तो वो वाकई में सही आलिम बनेगा। साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब असली तालीम से भी आरास्ता हो रहे हैं बच्चे? जी, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि हमारे जो ऐसे मदरसे थे जो कि गवर्नमेंट से रिकगनाइज नहीं थे, इन्हें प्राइवेट मदरसा कहते हैं, और हिंदुस्तान में असल में मदरसे का जो इमेज है उन्हीं की है और उन्हीं की तालीम जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो वो लोग जो थे, मदरसा मॉडर्नाइजेशन का नाम आप सुनते होंगे, ये उनके लिए एक वो था, टैबू था। तो उसकी वजह से जो है बहुत गलतफहमियाँ थी, आपस में दूरियाँ थीं और इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हमने ये कोशिश की कि जो मदरसे की हमारी जो तालीम है उसकी हैसियत को गिराया ना जाए और न उनके वक्त को, उनके सरमाए को, उनकी जगह को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उनका एक्सिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुतासिर हो, बल्कि वो सब बाकी रखते हुए उसमें एक ये एडिशनल फैसिलिटी हो जाए और उनके किसी काम में, उनके निज़ाम में कोई दखल अंदाजी न करी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कोशिश की थी और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि 50,000 स्टूडेंट को हम इसमें शामिल करेंगे। तो 10,000 से ज़्यादा तो हम एक साल में इंशाल्लाह पहुँच गए और हमारे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देकर सिर्फ ये नहीं कि सनद हासिल कर रहे हैं, बल्कि आप मालूम करें NIOS वालों के लिए खुद हैरत है कि उनका आमतौर से रिज़ल्ट होता है 43%, 44%। हम लाए हैं रिज़ल्ट जो है हमारे 5 वर्षों के तो 100% रिज़ल्ट। जी, तो हमारे और तलबा देखा होगा आपने, इतनी बड़ी तादाद, और सबसे बड़ी बात यह है लड़कियों की कि लड़कियां जो हमारी पर्दे के अंदर हैं। और आपने देखा कि कर्नाटका में कितना बड़ा इशू पैदा हुआ, आपने देखा यहाँ पे कितनी लड़कियाँ थीं, तो 43 मदरसों से लड़कियाँ आई हुई थीं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारी टॉपर जो है वो देवबंद की एक खातून है। तो इस तरीके से साइंस में भी रुचि ले रहे हैं? जी, हमारा ये भी ताज्जुब की बात है। हमने तो ज़्यादा कंसंट्रेट किया था कि उर्दू और इन सब्जेक्ट्स पे, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, हमारे तकरीबन सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो लोग खुद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है। एक बात कही जाती है कि आलिम साइंटिस्ट, आलिम डॉक्टर, आलिम इंजीनियर होना चाहिए, तो क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो सपना है कि इल्म को प्रोफेशन से इस तरह से जोड़ दिया गया है कि इल्म की हैसियत कम हो गई। कि हमारे यहाँ जो है कंसेप्ट ये है कि इल्म की हैसियत होनी चाहिए। एक आलिम है तो उसके लिए भी साइंस उतनी ही अहम है जो कि साइंस किसी और के लिए जितनी अहम है। तो साइंस का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि उससे जो इल्मी और दानिश के अंदर जो तरक्की है वो साइंस के लिए भी इंतहाई है। हमारे यहाँ जो ये बुनियादी तालीम का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही गलत हो चुका है। लेकिन अब इस सिस्टम से जो हम जा रहे हैं, एक दर्जे तक यानी 12th तक की आप अपना तालीम हर कोई हासिल करें, उसके बाद चॉइस है कि आप जो चाहें वो करें। तो मदरसे वाले हैं, उनको भी चॉइस होगी, वो जो चाहें वो करें। अब जो आलिम बनेगा तो वो वाकई में सही आलिम बनेगा। कि मिसाल के तौर पर अगर वो ऐसा आलिम बनता है कि जिसको हालात से सारी भी वाकफियत है, तो समाज के अंदर उसका बहुत एक अहम रोल अदा हो सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर समाज की यूथ है।
और हमारा जो समाज है, हमारे 35 करोड़ जो है वो सिर्फ यूथ हैं। अब इनको कौन एड्रेस करे, कौन समझाएगा, कौन पढ़ाएगा? तो जो यूथ के मसाइल से न वाकिफ़ हो और उनके तकाज़ों को न जानता हो, उनकी क्या प्रोफेशनल ज़रूरत है, माशी क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल क्या ज़रूरत है, समाजी क्या ज़रूरत है, वो कैसे उनको गाइड कर सके? क्या ये बच्चे जो आपने पास हुए, क्या ये इनके पास ऑप्शन है कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकें, कुछ आप अपने करियर में कुछ कर सकें, कुछ नया समाज को दे सकें? भाई आप 12th करने के बाद कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हमने तो रास्ता खोल दिया कि आप 12th तक की तालीम आपने नॉर्मल हासिल कर ली अपने इस मदरसे के निज़ाम के अंदर रहते हुए, जहाँ पे कि सबसे बड़ा आजकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। हमारी जो कौम जो तालीम में पीछे है, उसकी एक वजह ये भी है, हमारे मदरसे में फ्री तालीम होती है बच्चों का रहना खाना पीना, उसी के अंदर में उनको हायर सेकेंडरी की तालीम हासिल हो गई। अब उसके बाद जो फ्यूचर में वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, अब ये अच्छा नहीं लगता कि आप जो है 24 साल के होने के बाद फिर 10वीं क्लास में दाखिला लेते हैं, तो उससे बच गए हमारे बच्चे। मदरसे के बच्चे हैं, पास हो गए, इमामत करेंगे, ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन होंगे और किस तरीके से समाज में, हमारे पूरे माशरे में तब्दीली आप देख रहे हैं? नहीं, महमूद असद मदनी साहब का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जमीयतुल उलमा की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया कि मदरसों को अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद उनको इस बात की तरफ क्या हमें तरगीब दिलाएंगे कि वो आएँ और NIOS के तहत वो करें। NIOS का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने भी फरागदिली के साथ मदरसे के बच्चों बच्चियों के लिए अपने दरवाजे खुले हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि इन बच्चों ने, मदरसों के लड़के और लड़कियों ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया है और बहुत अच्छे नताइज दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो दूरियाँ जो वक्त के साथ पैदा हुई थीं, अब वक्त के साथ ही कम हो रही हैं और ये बच्चे जो हैं ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी जगह बनाएंगे और बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, JNU के में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे मुज़फ़्फ़र साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अरबी के प्रोफेसर थे प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद फ़ारूक़ी साहब, अलीगढ़ के अंदर यासीन मदर सिद्दीकी साहब थे, इश्तियाक़ दिल्ली साहब थे, ये लोग थे, इन्होंने अपनी जगह बनाई और ये तरीक़ा जो है इसी तरह से अब ये आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ दीनियात तक महदूद न रह के दुनिया की फ़िक्र भी इनको एक तरह से इधर ला रही है। किस प्रोफेशन में जा सकेंगे? नहीं, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकते? आप एक बात सुनिए, सवाल ये IRS जो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके अंदर एक मदरसे का बच्चा ऑलरेडी अफसर के तौर पे काम कर रहा है और सीनियर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। तो कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसे, स्काई इज़ द लिमिट, कोई चीज़ क्या मैं रूए ज़मीन पे ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वो कुदरत हासिल नहीं कर सकते, महारत हासिल नहीं कर सकते, कमाल हासिल नहीं कर सकते और अपना जलवा नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं बन सकेंगे? डॉक्टर इंजीनियर तो बाकायदा काम हो रहा है। अगर आप गौर करें तो जो बीदर के अंदर काम हो रहा है, कदीर साहब जो काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं वो, समझे? तो जो हाफिज़ कुरान हैं उसी को वो करते हैं, एक तरह से इनकरेज करते हैं। और दूसरे हैदराबाद वगैरह में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मतलब ये काम जो महमूद मदनी साहब कर रहे हैं, नियाज़ फ़ारूक़ी साहब दूसरे लोगों के साथ मिलके, उसमें जो असल बात है वो ये कि मदरसे के आलिम और फादिल जो हैं वो अब NIOS के कोर्स भी साथ के हाथ करेंगे। तो एक वक्त वो आएगा कि जब एक हाथ में इनके सनद फ़जीलत होगी दारुल उलूम की और दूसरे हाथ में क्या में भारत सरकार का सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। जो मोदी का सपना था एक हाथ में कुरान हो, नहीं, इसे मोदी साहब के सपने से महमूद मदनी के सपने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वज़ीर आज़म ऐसा वो हैं तो उन्हें इसके लिए करना चाहिए, हमें कोई परेशानी बात नहीं है। हम मुसलमानों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद हैं, चूँकि वो पैसे पिछड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है तो उन्हें उसको ज़रूर करना चाहिए, हम उसका इस्तक़बाल करेंगे। क्योंकि ये जुमला जो है जुमला न रहे बल्कि अमली सूरत इख्तियार करे, इसकी कोशिश करनी चाहिए।
NIOS का जो मैंडेट है वो यही है कि हम किस तरीके से समाज के जो वो हिस्से हैं जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, मदरसों में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है मगर एक सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी था, तो जमात उलेमा हिंद इस क्षेत्र में आगे आया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लिटरेसी की बात करती है, यूनेस्को भी यही करता है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें जिस तरीके से जुड़ी, तालीम, समाज, सरकार और जमात उलेमा हिंद, तो इसका ये नतीजा है कि, और साथ साथ मैं टीचरों की बात कहना चाहूँगी कि जिन्होंने जिस मेहनत से पढ़ाया, और एक होता है कि बरकत तालीम की होती नहीं, नीयत में खोट है, तो जो नीयत में खोट नहीं थी और ये नीयत जिस तरीके से जमात उलेमा हिंद की थी कि हम कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तालीम दें और साथ साथ उनके रोज़ी रोटी और जीवन अच्छा जीने की कला वो जिए, इसमें जमात उलेमा हिंद की मैं तारीफ़ करती हूँ कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और NIOS में जिस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा वो दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा जागरूक हैं और कितनी गंभीरता से उन्होंने पढ़ाई की है, और जमात उलेमा हिंद और साथ साथ जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने काम को किस गंभीरता से कामयाबी से अंजाम दिया है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। आज NIOS की तरफ से आपको क्या लगता है और क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि मदरसों को और एडवांस? देखिए, NIOS ने जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो तो दिया ही, मगर उसके लिए एक ज़रूरत होती है कि स्कूल का होना अनिवार्य है। हाल ही में NCVT ने हमें अवार्डिंग बॉडी का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ 103 वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनको स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज बोलते हैं, तो उसमें स्कूल का कंपल्शन नहीं है। हमारे जो गाइडलाइंस है उसको लेके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 103 वोकेशनल कोर्सेज जो NSQF कंप्लायंस भी काफ़ी हैं, उसमें NSQF अलायंस है ये, तो उसमें स्किल इंडिया, NCVT और NIOS तीनों का ही स्टैंप मिलेगा। जी हाँ, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें स्कूल का कंपल्शन जैसे जनरल कोर्सेज में होता है, इसमें स्कूल का होना CBSE या स्टेट बोर्ड के स्कूल का कंपल्शन नहीं है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो तो ये बच्चे जो तालीम ले रहे हैं उसके साथ साथ स्किल में महारत हासिल करेंगे जो आगे उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। मैडम, कौन सा बड़ा बदलाव देख रही हैं, क्योंकि मदरसे स्कूली शिक्षा से दूर रहे हैं, तो अब ये जो बदलाव आ रहा है ये कितना बड़ा है और समाज में कितना? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक बार जो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो उनके आगे की तालीम, उसके साथ साथ रोजी रोटी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी कि रोज़गार मिले और साथ साथ वो उच्च शिक्षा में जाएं। और जैसे है कि आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। मदरसों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे तो वो उनके रोजी रोटी में बहुत फ़ायदा करेगा। और इसलिए मुझे लगता है जमात उलेमा हिंद इस चीज़ में आगे आया है, और इस चीज़ को, समय की नज़ाकत को जमात उलेमा हिंद ने समझा है और इसीलिए ये इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया। एक तरह से मदरसों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि मैन तालीम से दूर रहते हैं बच्चे, एक बड़ा कदम उठाया गया है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज होना और लिमिटेड नॉलेज होना और जिसको लेकर उनके एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर कुछ करना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये साथ साथ में दीन के साथ में दुनिया की तालीम में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कामयाब अगर होना है तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ तालीम की बात करेंगे और दीन की बात नहीं करेंगे तो भी हम नहीं बोलेंगे कुछ नहीं, गलत है। तो दोनों मिला के जब हो जाता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस में घर में एक अजीब माहौल तैयार होता है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, एवरीबडी, पहले मुखालफत की जाती थी मदरसों के बच्चों की, खासतौर से इंग्लिश तक नहीं पढ़ाई जाती थी। इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से इसको और ज़्यादा तमाम लोगों को एक्सटेंड करना चाहिए? अभी जमीयत ने किया है और जितने मदारिस हैं उनको भी किस ये तरह से पूना से शुरू हुआ है। ये पूना से शुरू होकर मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ में हमने जब बात की, सब डिस्कशन वगैरह हो गया और उन्होंने फिर बाकी के सब जगह उसको पहुंचा दिया है। और एक बात अभी ऐसी है कि अभी कोई रोक भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो आप बच्चियों का कॉन्फिडेंस जो देख रहे हैं वो इट शोज़, क्योंकि मेरी लाइफ का एम एक ही है, हर घर में तालीम याफ्ता माँ मांगता है। इनाम साहब, तमाम तरह की रिपोर्टें आई, सचिव कमेटी, मुंडू कमेटी, तमाम रिपोर्ट्स आप देखते रहे, आप हिस्सा भी रहे हैं उसका। सवाल ये है कि कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? आज जो शुरुआत हुई है, 2000 बच्चे पास हुए मदरसों से, जो शुरुआत हुई, यही बता रहा हूँ मैं, हमेशा कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर ठीक से होती है तो वो चीज़ पूरी समाज को बदल देती है। और ख़ास करके
ये सीधे लोग हैं, कोई गलत काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब सीधे लोग हैं और इनको मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ाने का अगर जॉब मिलता है तो कितनी मस्जिदें होंगी, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? अगर बाकी के लोगों को भी कम से कम अपने कदमों के ऊपर ठहरने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो पहुंचा दी जाए। क्या कर सकेंगे? भैया दीन के साथ में दुनिया की तालीम तो स्कूल बिल सब शुरू कर सकते हैं ना। मैं काशिफ अनास बिनते हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन क़ासमी मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद। मैं सोनता रसूलपुर ज़िला शामली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद महमूद मदनी की कि उन्होंने हमारे लिए, हम तमाम बहनों के लिए, हम तमाम बेटियों के लिए घर पर ही रहकर हमें दीनी तालीम हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमीयत उलमाए हिंद की कि वो अपने अंदर, अपने क़ल्ब के अंदर, अपने दिमाग के अंदर हम मुस्लिम बेटियों के लिए, हम मुस्लिम बहनों के लिए इतने फ़िक्रमंद रहते हैं। आज हम घर पर रहकर हमने घर के काम काज भी किए और साथ ही साथ हमने घर पर रहकर अपने घर के काम काज को छोड़कर 2 घंटे दीनी तालीम हासिल करने के लिए निकाला। मैं अपनी तमाम मुसलमान माओ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो वो बेटी को तालीम दिलवाए। अगर उसके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो एक ही बच्चे को तालीम दिलवा सकता है तो वो सिर्फ बेटी को तालीम दिलवाए, क्योंकि मर्द पढ़ा फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी ख़ानदान पढ़ा। एक औरत पढ़ेगी हमारा मुआशरा सुधरेगा, एक औरत पढ़ेगी हमारा घर सुधरेगा, एक औरत दीनी तालीम हासिल करेगी तो आगे जाकर हमारी औलाद दीनी तालीम से वाकिफ़ होगी। इसलिए औरत का दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, दोनों तालीम से आरास्ता पेरास्ता होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको लगता है कि जो मदरसे भी हैं उन्हें थोड़ा और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को अच्छी तालीम मिल सके, शिक्षा मिल सके? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे मदारिस हैं, मदारिस इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन मदरसों के अंदर हमें दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम, इंग्लिश, हिंदी, तमाम एजुकेशन से हमें आरास्ता किया जाता है। ये नहीं कि हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर, ख़ुद हमारे मदरसे के अंदर हमें दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी, साइंस भी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपकी बात होती होगी तमाम दूसरे साथियों से भी, खुद भी। जी। क्या सपने देखे आप लोगों ने, किस तरीके से आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं? बातचीत तो होती है ना? जी बिल्कुल, मतलब जो वहाँ पे पढ़ने वाली स्टूडेंट्स थी उन सब की ख्वाहिश थी कि जो हमें टीचर पढ़ाती हैं हम भी इनकी तरह एक टीचर बने। और मैं मतलब अपनी उन तमाम टीचर्स की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें उर्दू, होम साइंस, अरेबिक, साइकोलॉजी पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से, दिल से पढ़ाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा है। ये बताइए कि जो मदरसों में तालीम मिल रही है और कुछ बेहतर तालीम हो उसके लिए क्या कुछ आपको लगता है कि ज़रूरतें हैं ताकि और अच्छी शिक्षा आप लोगों को मिल सके? हम मौलाना महमूद मदनी हसन का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम इस मौके पर खड़े हैं। आपने 10वीं किया, तमाम आपके जो साथी हैं उन्होंने भी 10वीं पास की है। ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज आपके हाथ में अवार्ड है और नाम क्या है? My name is Saraf Ansari and I am from देवबंद। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं मौलाना महमूद मदनी मद्दज़िल्लुहुल आली के मदरसे से हूँ। और मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम भी कुछ कर सकें, हम भी अपने आप को दिखा सकें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा हम पर एतमाद किया और फिर उसके बाद हमें बाकायदा हमारी मेहनतों को सराहा भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सभी की। मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है। मैं सूबाई बिहार के एक मशहूर शहर किशनगंज के एक छोटे से गांव मझिया का रहने वाला हूं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान व करम है कि उस बारी ताला ने इस मनसब पर मुझे फाइज़ किया। और मज़ीद करम ये हुआ कि जो हमारे उलमाए हिंद के जो ज़िम्मेदारान हैं और ख़ुसूसन हमारे मदरसे के जो हमारे असातिज़ा और इंतज़ामिया हैं, उन्होंने इस निज़ाम को कायम किया और इस निज़ाम के तहत उन्होंने काम किया।
तो तब जाकर हमें जो कमज़ोरी महसूस हो रही थी, जो हमें कमी महसूस हो रही थी, इसके ज़रिए पूरी हो गई है। और मज़ीद करम ये हुआ कि जो हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, यानी पढ़ा तो है मगर इस लेवल तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और इसमें हिस्सा लेकर ही दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम किस तरह से दें? जी, दीनी तालीम के साथ हमारे इंतज़ामिया ने और जमीयत उलमा हिंद ने इस प्रोग्राम को जो शुरू किया है, ये ख़ास तौर पर जैसा कि हमारे यहाँ लेक्चरर ने अभी लेक्चर दिया था कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो बदर की कैदियाँ हैं उनसे आप जो उनके पास जो इल्म है, उनके जो भाषाएं हैं उनको सीखो। ये इसलिए बताया था कि ताकि हम आगे चल के कुछ काम कर सके, उनसे कुछ गुफ्तगू कर सके। इसी तरह जो असली तालीम है जो हमारे यहाँ के जो अभी दुनिया में ज़रूरत है, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर चलते हुए हम अपने आप को बना सकते हैं, हमारे घर वालों को बना सकते हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको अच्छे से एक सबक दे सकते हैं।